साइकिल वितरण, साइकिल मिलने पर छात्रों में खुशी की लहर। राजनांद गांव में बीमा की राशि से वंचित किसानों ने किया प्रदर्शन, घंटों तक किया गया नेशनल हाईवे पर चक्का जाम। और पखांजूर में पुलिस विभाग को मिली बड़ी सफलता, 2 खूंखार नक्सलियों को ने किया आत्मसमर्पण, नक्सली संगठन को लगा बड़ा झटका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर में छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों के लिए मुख्यमंत्री बघेल को गजमाला पहनाकर आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि केंद्र के सामने डीए और गृह भाड़ा वृद्धि सहित सभी फैसले कर्मचारी हित में ऐतिहासिक हैं। इन सौगातों से प्रदेश भर के शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों में हर्षोल्लास की लहर है। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष राजनारायण द्विवेदी, कृष्ण कुमार नवरंग सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। उत्कल ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पुरंदर मिश्रा पिथौरा पहुंचे, जहां सर्व समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्कारों की मजबूती आधुनिक समय की मांग है। स्वाभिमान यात्रा से इसका एक अच्छा परिणाम निकलता है और उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण करने के लिए स्वाभिमान यात्रा निकाला जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पिथौरा के विश्राम गृह में बड़ी संख्या में उपस्थित समाजजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपने आप में स्वाभिमानी है। स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से समाजजनों के बीच आपसी समझ और समन्वय स्थापित कर हमारी प्राचीन गौरवशाली संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं से नई पीढ़ी को अवगत कराना है। आज 35 साल हो गया मैं क्षेत्र का सेवा कर रहा हूं। टिकट की आस में करता हूं, लेकिन टिकट नहीं मिले तो घर में नहीं बैठता, काम करते रहता हूं। और इस 35 साल में हर 5 साल में जो भी विधायक आए हैं, चाहे वो महेंद्र बहादुर हो, चाहे देवेंद्र बहादुर हो, चाहे डॉक्टर भोई हो, चाहे रूप कुमारी हो, चाहे लक्ष्मण सतपथी हो, उनका कार्यकाल और उनके कार्यकाल में मेरा काम का आप आकलन करेंगे तो मैं 21 हूं, 20 नहीं हूं। इसलिए मुझे टिकट मिलेगा, जगन्नाथ जी देंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं लड़ूंगा। और नहीं तो मैं तो मरा हाथी 1 करोड़ और जिंदा हाथी भी 1 करोड़। मैं कोई महत्वपूर्ण बात ऐसी नहीं है, लेकिन मैं टिकट की चाह अभी भी रखता हूं। टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा और जीतूंगा। आगामी 28 जुलाई से आरंभ होने जा रहे नक्सलियों के शहीद सप्ताह के पूर्व जिला पुलिस विभाग को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के 2 खूंखार इनामी नक्सलियों के गढ़चिरौली पुलिस ने उनके आगे आत्मसमर्पण किया है। समर्पित नक्सलियों में 6 लाख रुपए इनामी छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जिलोरगड्डा निवासी अडमा जोगा मडावी और 2 लाख रुपए इनामी बीजापुर जिले के कवंडे गांव निवासी टुग्गे कारू वड्डे का भी समावेश है। आपको बता दें कि इस आशय की जानकारी सोमवार की शाम को एक पत्र परिषद में जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने दी। 1 जुलै ते 3 ऑगस्टपर्यंत सीपीआय माओवादिस्ट नक्षल शहीद सप्ताह राबवतात। त्या अनुषंगाने ते पोलीस पाटीवर हल्ला करणे, पोलीस पोस्टवर अटॅक करणे, पोलीस पाटीवर अँबुश लावणे आणि इतर देशविघातक कृत्याला योजना ते बनवतात। त्या अनुषंगाने आज त्या पार्श्वभूमीवर 4 दिवसापूर्वी आज 2 जहाड नक्षलवाद्यांनी गडचिरोली पोलीस दलासमोर आत्मसमर्पण केलेलं आहे आणि त्यामध्ये जे आडमा जोगा मडावी ते पामेड बिजापूरचे राहणार आहे, ते 2014ला पामेड एलजीएस मध्ये ते भरती झाला होता आणि त्यानंतर 21 पर्यंत ते पामेड लोकल गुरिल्ला स्क्वॉड मध्ये काम केलं आणि 21 ते 23 ते निल्लार एरिया दलम मध्ये झोन ऍक्शन टीम मध्ये ते काम करत होता आतापर्यंत। आणि त्यावर महत्वाची बाब आहे की ते अत्यंत जहाड नक्षलवादी आहे आणि त्यांच्यावर 8 पोलीस चकमक, 5 खून आणि 3 इतर गंभीर गुन्हे दाखल आहे। त्यामध्ये महत्वाचे सुकमामध्ये 2017 मध्ये 25 सीआरपीएफचे जवान बुरकापाल अँबुशमध्ये शहीद झाले होते, त्यामध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता
आणि मार्च 2020 मध्ये सुकमामध्ये मिनपा अँब्युशमध्ये 17 DRGचे जवान शहीद झाले होते. त्यामध्ये त्यांचे प्रत्यक्ष सहभाग होता. त्यांच्या व्यतिरिक्त 5 निरपराध व्यक्तीचे खून करते. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना अनुरूप शासकीय हाई स्कूल निर्जाब में राकेश पात्रे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने निःशुल्क साइकिल वितरण किया। आपको बता दें, इस दौरान पात्रे ने छात्रों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया और अच्छे से पढ़ाई कर अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने को कहा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, सरपंच प्रतिनिधि सहित पालकगण, छात्र और छात्राएं भारी संख्या में शामिल रहे। बिलासपुर सिटी सहित संपूर्ण जिले में अवैध खनन जोरों पर है, लेकिन खनिज विभाग मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बिलासपुर में खनिज माफिया किस कदर हावी है, यह किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों बिलासपुर के कोडी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की 3 बेटियां सगी बहनें रेत के अवैध उत्खनन से बने गड्ढे में डूबकर मर गई थी। शहर के साथ साथ पूरे जिले में रेत से भरे ट्रैक्टर हाइवा बरसात में वैध और अवैध दोनों ही तरह से रेत उत्खनन में रोक के बाद भी परिवहन करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि खनिज विभाग के उच्च अधिकारी दिनेश मिश्रा ने साधना प्लस को बताए गए इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए हैं, जो जमीन में कहीं नहीं दिखते हैं। मौका मिल गया। हाँ, पूरा मतलब पिछले 2 साल में जितनी बार कटवाया उस घाटों को, सबका वीडियो मेरे पास है, सबको मैं पेन में डाल के भेज दिया। सबका मेरे पास वीडियो था। मौका मिल गया। हाँ, पूरा मतलब पिछले 2 साल में जितनी बार कटवाया उस घाटों को, सबका वीडियो मेरे पास है, सबको मैं पेन में डाल के भेज दिया। चूरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले 3 गांवों के ग्रामीण किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे 53 का घंटों तक चक्का जाम किया। आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में उतरे बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सरकार और स्थानीय विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसानों और बीजेपी के पदाधिकारियों ने बताया कि 3 मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराया गया था, जो आज तक पूरा नहीं किए जाने के चलते नेशनल हाईवे 53 का चक्का जाम कर शासन प्रशासन तक अपनी बात रखी गई, जिसमें चूरिया तहसीलदार व अनुविभागीय कृषि अधिकारी ने लिखित में 1 दिन का आश्वासन दिया है। देखिए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल है, उसमें हमारे यहाँ के जो 3 गांव हैं, बरीटोला और किरकारी, वहाँ का मैपिंग जो है वो त्रुटिपूर्ण था। इस कारण किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था अभी तक। तो अभी हमारे जो उप संचालक कृषि हैं पांडे जी और हमारे जो SDM है वो गए हुए हैं रायपुर में इस कार्य को सुधरवाने के लिए, और उनके बताए अनुसार आज शाम तक जो है वो सुधार का कार्य कर लिया जाएगा। और जो पोर्टल जो है उसमें जो पूरा कार्य जो है वो कल शाम तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हमारा लगातार मांग सरकार की तरफ से सरकार हम करत रहे किसान मन पूरा पोर्टल के सुधार पर, ताकि हमारे किसान भाई मन बीमा से वंचित न रहे। एक बावजूद भी हमार सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी है, जो नेता है छत्तीसगढ़ शासन में, वो हमारे मांग कोई सुनाई कहीं हमार ये आखिरी दावरी से का कारण हम इसका चक्का जाम करें। शासन की ओर से हमारे तहसीलदार महोदय, SDM महोदय की ओर से हमारे लिखित में का लेटर जारी करी से कल तक हमारे 25 तक के हमारे पोर्टल सुधार हो जाए और बीमा की हमारा राशि मिल जाएगी। किसान लोग अपना राशि ऑलरेडी बीमा कंपनी को सोसाइटी के माध्यम से दे चुके हैं, लेकिन इनका बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल रही कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनका बीमा आज तक हो नहीं पाया है और लगभग 3 गांव के किसान 1 करोड़ से ऊपर की राशि से वंचित हो रहे हैं। ये पूरी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद पांडे जी के सहायता से हमने पोर्टल को पुनः ओपन करवाया है 8 दिन के लिए, लेकिन इसकी आखिरी तिथि कल है और अभी तक छत्तीसगढ़ शासन इस पोर्टल में इन 3 गांव के किसानों को विवरण को अपडेट नहीं कर पाया है। इस कारण से किसान सशंकित है कि इनको बीमा की राशि मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये लोग भूपेश सरकार के ऊपर विश्वास न करते हुए आज आंदोलन के लिए मजबूर हुए। रायगढ़ में सोमवार से रोजगार मेला उत्साह की शुरुआत हुई। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न कंपनियों द्वारा लगभग 850 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। जहां जिले के रायगढ़ रोजगार
पोर्टल में रजिस्टर्ड आवेदक अपने योग्यता अनुसार उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पहले दिन तकनीकी श्रेणी पर भर्तियां ली गई, जिसमें 47 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और 14 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट कर चयन की आगे की प्रक्रिया जारी है, जो जल्द ही पूरी भी कर ली जाएगी। अनुसार आज से रोजगार मेला सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज दिनांक 24 जुलाई से 28 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। रोजगार मेला सप्ताह के तहत विभिन्न उद्योगों से और विभिन्न प्रकार के फर्म के माध्यम से हमें 850 से अधिक रिक्तियों की आपूर्ति हुई है। प्रथम बार यह आयोजन रायगढ़ रोजगार निदान पोर्टल में पंजीकृत आवेदकों के लिए संपादन किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने इच्छुक आवेदकों को वैकेंसी डिस्प्ले करते हुए पंजीयन की सूचना हम उन्हें प्रदान समय पर कर दिए थे। 20 जुलाई तक उनको पंजीयन का सूचना दे दी गई थी और ऐसे आवेदक जो रोजगार निदान पोर्टल में पंजीयन कर चुके हैं, उन्हीं आवेदकों को 5 दिन के लिए समय सारणी के अनुसार आमंत्रित किए हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां कल बीजेपी पूर्व मंत्री राजेश मोड़त के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि प्रदर्शन रायपुर के मुद्दों को लेकर होगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर राजेश मोड़त ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में एक भी नया काम राजधानी में नहीं हुआ है। की परिस्थितियां बदलेंगी। यह रायपुर गड्ढापुर हो चुका। रायपुर के अंदर ना कोई व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था चल रही है। शहर के जिस प्रकार का आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बारिश हुई, बारिश में पूरा शहर लबालब। कानून व्यवस्था एकदम ठप होकर के बैठी है। सफाई व्यवस्था की परम सीमा खत्म हो चुकी है। रायपुर में इतना विकास के नाम पर पैसे की बातचीत करते, लेकिन डेवलपमेंट कहीं देखने को नहीं मिलता। चारों तरफ गुंडागर्दी जिस तत्परता के साथ में बढ़ी है, गांजा, चरस, अफीम खुलेआम बिक रहे हैं। कल ही वीआईपी रोड की घटनाक्रम में देखने को आया है कि एनएसआई के लोगों ने किस प्रकार से होटल के अंदर पुलिस वालों के साथ में हुआ। मतलब एक प्रकार से सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये रायपुर शहर, राजधानी जनता आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद सामने आया है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पूरा मामला भवनकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दें कि परिवार के बुजुर्ग कुछ वसीयत छोड़कर गए और उसको लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान आपस में दोनों परिवार भिड़ गए और हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। एक परिवार के सदस्यों के बीच में मारपीट का मामला कल थाने में सामने आया था, जिसमें 2 परिवारों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक विवाद है, जिसमें झगड़ा, फसाद और मारपीट दोनों पक्षों के बीच में हुई थी। शिकायत मिलने पर विधि सम्मत थाने पर कार्रवाई करी गई है और उसके बाद समझाकर उनको वापस भिजवाया गया था। सर, क्या कुछ विवाद का, कुछ प्रॉपर्टी विवाद नहीं है? सब परिवार कुछ समय पहले जो उनके पूर्वज वसीयत लिखकर गए थे, उससे लेकर बंटवारे और पारिवारिक विवाद का मामला सामने आ रहा है। उसमें उनको न्यायालय जाने की सलाह दी गई है और न्यायालय के माध्यम से उनको इस प्रॉपर्टी के विवाद को निराकरण करने का समझाया गया है। सावन महीने के तीसरे सोमवार को सभी शिवालयों में भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी रही। साथ ही कांवड़िया संघ के द्वारा भी रुद्रेश्वर मंदिर रुद्री से जल लेकर बोल बम का नारा लगाकर शहर से होकर रिसाईपारा स्थित नागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर शिव जी का जलाभिषेक किया गया। मैं आपको बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार भगवान शिव की उपासना का एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
यहाँ हर हफ्ता हम लोग दूध बांटते हैं मंदिर में और केला बांटा जाता है। पूरा मंदिर सावन में पूरा ऐसे शिव भक्ति से रमा रहता है। बहुत अच्छा रहता है। पूरे भक्त लोग यहाँ आते हैं, प्रसाद लेते हैं और नाचते गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या बताऊं मेरे भाई, आप खुद अपनी नजरों से देखो, आजू बाजू हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े और जवान सब के सब भोले बाबा के चरणों में नतमस्तक हैं और कांवर पकड़ पकड़ के दौड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 28 सालों से निरंतर चल रहा है कांवर यात्रा। हमारे चित्रोत्पला महानदी से अपन जल लेके आ रहे हैं। अपन 1400 साल पुराने मंदिर बड़ेश्वर महादेव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग 100 साल तक के लोग, महिला, बच्चे, भाई बहन सभी लोग आप देख रहे हैं पूरा भगवा में हो गया हमारा दमदरी। बोल बम बोल बम बोल बम। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के नाम से सुप्रसिद्ध मंदिर में श्रावण के तीसरे सोमवार यानी बीते कल को भगवान पशुपतिनाथ सहित अंचल के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि शिवालयों में भक्तों ने बाबा भोलेनाथ का दूध दही जल से अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सावन का सोमवार होने से श्रद्धालुओं की जो ना भीड़ को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो ना पुलिस बल की माकूल व्यवस्था की गई है। भगवान पशुपतिनाथ भोलेनाथ का आज सोमवार है और सोमवार के दिन में यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे उज्जैन, इंदौर और दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत बढ़िया पशुपतिनाथ का स्थान है और शिवना नदी के किनारे मंदसौर प्रॉपर मंदसौर में है और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं लोगों को और बहुत अच्छे भाव से आते हैं लोग। आज प्रथम श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। चूंकि इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। पुरुषोत्तम मास में श्रावण सोमवार होने के कारण से काफी दर्शनार्थियों में उत्साह है, प्रसन्नता है, खुशी है। प्रातः काल की बेला से लेकर कतारबद्ध होकर के दर्शनार्थी भगवान पशुपतिनाथ जी के चरणों में दूध, पंचामृत, पुष्प, बिलपत्र अर्पण करके इंदौर पुलिस विभाग ने अब बदमाशों की एक बड़ी कुंडली तैयार कर ली है। इसमें शहर के सभी थाने के लिस्टेड बदमाशों की जानकारी, उनके पते, उन पर अपराध और उनका फोटो लगाकर एक फाइल तैयार की गई है, जिसका मकसद है कि थानों में विवेचना करने वालों के बदमाशों की जानकारी जल्द ही मिल सके। वहीं इसको लेकर पहले ही आदेश दिया था। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस का ये प्लान कितना सफल होगा। जो जीवन चरित्र है और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको एक जगह एक्साई रखने का प्रयास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और CCTNS आ जाने के बाद ये बहुत सहज और सुगम हो गया है। इसी क्रम में एक पुस्तक भी इसको प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनके दीगर डिटेल्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये एक रेडी रेकनर के तौर पे उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे कि विवेचकों को अपने विवेचना कार्य में सहूलियत हो। तो जिनके फोटो जारी है वो फिलहाल में क्या बंद है या बाहर है या फरारी में है, तो क्या कुछ? ये तो सतत रूप से चेंजिंग प्रोसेस है और उसमें से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली वो है, उनके एड्रेसेस हैं और पहचान के चिन्ह हैं। मतलब क्या जनता में ये ज्यादा करके इसका उपयोग पुलिस वर्क में जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए। खबर इंदौर से है, जहां महिला थाने में फिर एक पीड़िता ने पहुंचकर अपने पति सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट लिखाई है कि उसका पति सास ननद द्वारा उसको शादी के बाद से लगातार परेशान किया जा रहा है। क्योंकि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो कुछ समय वो ऑस्ट्रेलिया में रही, वहाँ भी उसके पति ने उसको बहुत प्रताड़ित किया। ये बात उसने यहाँ इंडिया इंदौर आकर अपनी सास और ननद को बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा होता रहता, मेरे लड़के को जरूरत है 25 लाख रुपए की। तो इस कहते हुए उसने 25 लाख रुपए की मांग की। तो किस तरीके के परेशान करता था, मानसिक उसका पति उसको शारीरिक मानसिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित करता था। उसके संग मारपीट करता था, गाली गलौज करता था।
और 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। 2019 में शादी हुई थी, लगभग 4 साल हो गए शादी को, अभी बच्चे नहीं हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और वहाँ पे पायरोल एडमिनिस्ट्रेटर में काम करता है। इंदौर के भवनकुआ थाना क्षेत्र के एक होटल में रुके एक नवविवाहित जोड़ी की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की जांच की बात कर रही है। तो वहीं होटल के रूम में किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि युवक ने पहले नंदिनी को खाने में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से कुछ पॉइजन से संबंधित सामान भी पुलिस को बरामद हुआ है। परेशान कर दिया था जिन लोगों ने धोखे से उसकी शादी करवाई। वो वो मेरे को बताया कि उन्हें भैया परेशान करता है लड़का। उस पर मैसेज भी हम 3-4 बार पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम गए वहाँ पे 3-4 बार, बोले हम समझा देंगे लड़कों को। फिर इनके घर वाले हमको मारने आ गए, उसके पहुँचाया नहीं तो लड़के ने, मेरी बहन ने मना कर दिया था कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रही। ये लड़का मुझे परेशान करता है, उसको धमकाता था, उसकी पूरी डिटेल है। कब से साथ रह रहे थे ये लोग? साथ में रहते ही नहीं थे सर। होटल प्राइम 26 रिंग रोड के पास में राजीव गांधी प्रतिमा के नजदीक एक युवक और युवती के शव डिकम्पोज स्टेज में बरामद हुए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी, मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है। क्या नाम पता है? मृतक युवक जिसका नाम राहुल वर्मा है, वो फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है और मृतिका नंदिनी सोलंकी है, जो कि बिस्तर पर होटल के कमरे में डेड पाई गई है। और दोनों में प्रेम विवाह है और प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही। दोनों एक ही मोहल्ले अमर पैलेस थाना राजेंद्र नगर के निवासी हैं। अभी फिलहाल मर्ग कायम करके दोनों डेड बॉडी का। खबर गुना से है, जहां शहर में कुछ जगहों पर असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिससे आए दिन हिंदुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। द्वारा और विधर्मियों द्वारा गुना में आम जनता में बेहका वातावरण बनाया जा रहा है। मोहल्लों में जाके महिलाओं को अश्लील गालियां देते हैं, पथराव करते हैं गली मोहल्ले में, और तो और कपड़े उतार के और अश्लील हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ। उसमें महिला परेशान है। पुलिस में कोतवाली में कोई विशेष कार्रवाई नहीं, 323 की धारा कर दी गई है उसमें। इसके बाद उसके लिए पूरा मोहल्ला 2-3 जगह परेशान थे लोग। 2-3 दिन पहले घटना कंडेलगंज में आई, एक रशीद कॉलोनी में हुई। तो इनको लेकर के पूरे हिंदू समाज में आज जोश है। हिंदू समाज इसके लिए विरोध करने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब पास आया है। बिलासपुर में खनिज माफिया किस कदर हावी है, यह किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की 3 बेटियां सगी बहनें रेत में अवैध उत्खनन से बने गड्ढे में डूबकर मर गई थी। वहीं आपको बता दें कि शहर के साथ साथ पूरे जिले में रेत से भरे ट्रैक्टर हाईवा बरसात में वैध व अवैध दोनों रेत खनन में रोक के बाद भी परिवहन करते दिख रहे हैं। वहीं खनिज विभाग के उच्च अधिकारी दिनेश मिश्रा ने साधना प्लस को दिए इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए हैं, जो जमीन में कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। धमतरी में सावन के पवित्र महीने में आनंद पावर फैंस ने विंध्यावासिनी मंदिर में के पास सामुदायिक भवन में रखी मंडई और सावन झूले महोत्सव का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, शिव परिवार फैंसी वेशभूषा प्रतियोगिता और शिव पूजन थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आनंद पवार फैंस ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज के प्रमुख सहित गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा भी की। वहीं आपको बता दें कि गणमान्य नागरिकों ने कहा कि अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता को बचाए रखने के लिए इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए। मां विंध्यवासिनी और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए सावन का महीना है और उसमें भी एक अधिक मास पुरुषोत्तम का महीना पड़ रहा है।
और हमारे सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत बड़ा एक महत्व है और ये हर्ष और उल्लास का मौसम है। और इस बार तो भगवान भोलेनाथ अब आगमन के पूर्व ही इतना बढ़िया बारिश वारिश प्रारंभ करवाकर जितना हर्ष उल्लास करवाए हैं। और ये हमारी माताओं बहनों और बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि इसमें शिव जी की आराधना भी करते हैं और सावन झूला भी झूलते हैं और विभिन्न तरीके से मेहंदी सजाओ, थाली सजाओ प्रतियोगिता के माध्यम से अपने टैलेंट का भी परिचय देते हैं। तो सबको समझते हुए आज हमारे आनंद पवार फैंस क्लब के हमारे जो साथियों ने और हमारी श्रीमती जी है उसकी टीम ने यहाँ पे जो आयोजन किया है कि ताकि सबको एकजुट करके जितने हमारे धमतरी की प्रतिभावान महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, उनका जो टैलेंट है अलग अलग, उसको यहाँ पे कई प्रकार के सरप्राइज अभी प्रतियोगिता भी होने वाले हैं। तो सब प्रतियोगिता के माध्यम से उनको टैलेंट को यहाँ पर प्रदर्शित करके उनका उत्साहवर्धन करना है। और श्रावण महीना ऐसा ही भी हर्ष उल्लास और उमंग का महीना है। आज आनंद पवार फैंस क्लब के द्वारा यहाँ सखी मड़ई और सावन झूला का कार्यक्रम का आयोजन है। मैं सबसे पहले तो आनंद पवार फैंस क्लब। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।